अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में 6.2 इंशाल्लाह कवर करेंगे और टाइम कोड सबका होगा। आपको जो देखना है उस पर क्लिक करके देख लें। आपने इस वीडियो के और इस चैनल के और भी वीडियोस जो आएंगी उनके फर्स्ट कमेंट को, जो भी वीडियो आप देखें आपने फर्स्ट कमेंट लाजमी देखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सी अपडेट्स आने वाली हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं और उन सब की इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह हम फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी आ जाएं ताकि जब भी वो चीज़ें आएँ आपको फ़ौरन मिल सकें। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो 6.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी थ्योरी के ऊपर बात हमने करनी है, लेकिन लास्ट पे करनी है, क्योंकि ये थ्योरी ऐसी है जो लास्ट पे करवाऊंगा तब भी समझ आ जाएगी आपको, और इसके बगैर भी सवाल आप सोल्व कर लेंगे। तो मैं पहले सवाल सोल्व करवा देता हूँ, बाद में थ्योरी करा दूंगा, तो आप जल्दी इसको रिलेट कर पाएंगे, इन सवालों को भी और थ्योरी को भी। तो पहले अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें लिखा हुआ है, इफ अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू ये हो देन फाइंड दी फॉलोइंग वेक्टर। तो आपने इन वेक्टर्स को फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, ए प्लस बी है तो आपने ए और बी की वैल्यूज को प्लस कर देना, आपके पास आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो जैसा कि लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो अभी लिख लेते हैं ए प्लस बी। अब पहले ए है तो ए की वैल्यू आ जाएगी, वो है हमारे पास 7 आयोटा, बल्कि 7 आई है, आयोटा नहीं है, सिंपल आई कहेंगे से 7i माइनस के 3j। ये आ गई ए की वैल्यू। अब आगे देखें प्लस है तो हम भी प्लस लगाएंगे, और फिर आगे बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू आ जाएगी, वो है i प्लस 5j। अब ब्रैकेट के बाहर जब प्लस आ जाए तो फिर ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं हम, प्लस या माइनस आ जाए तो 7i माइनस के 3j। प्लस हो तो फिर अलामतों पे फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस आई ही रहेगा और प्लस ये भी 5j एज इट इज ही रहेगा। अब आई वाली आई में जमा हो जाएगी और जे वाली वैल्यू जे में जमा हो जाएगी। तो ये देखें 7 और ये वाला आई दोनों प्लस क्या जमा होके 8i हो जाएंगे, और जे वाली में देखें 5j और ये माइनस के 3j, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2j बच जाएगा, प्लस का 2j, प्लस 2 इसलिए क्योंकि बड़े वाली प्लस में है। ले जी, इस तरीके से आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर था वो आ गया आपके पास। बहुत सिंपल से, जैसे आम प्लस माइनस करते हैं ना, ये वही चीज़ें हैं तकरीबन, वैसे ही इसे सोल्व करना है। तो यही आपका पार्ट 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो ये इसका पार्ट 2 है, इसमें लिखा हुआ है a प्लस 3b। तो इसको सोल्व करते हैं। पहले है जी a प्लस 3b। अब पहले a है तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a वाला जो वेक्टर हमें दिया हुआ है 7i माइनस 3j, तो 7i माइनस के 3j, आगे प्लस फिर 3 आ जाएगा, और आगे b है, b में आ जाएगा i प्लस 5j, i प्लस 5j। अब ये जो 5 है ये बेसिकली ये जो 3 है, बल्कि 3 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पे बच गया 7i माइनस के 3j। 3 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 आयोटा से, बल्कि i से मल्टीप्लाई होगा तो 3i हो जाएगा, और 3 5 से मल्टीप्लाई होके 15 हो जाएगा। अब इनको भी उसी तरीके से प्लस माइनस कर लें। देखिए 7 और 3 इन दोनों के साथ आयोटा जमा हो रहे हैं, 7 3 10 हो जाएगा, 10 आई हो जाएगा, आयोटा नहीं है, सिंपल आई है। अब 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो प्लस के 12 जे आ गया। इस तरीके से आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो ये इसका पार्ट 2 था। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो ये पार्ट 3 है इसका, तो इसमें भी हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 3a प्लस 1/2 और b। सबसे पहले 3 है तो हम भी 3 लिखेंगे, a है आगे, a की जगह पर a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू हमें दी हुई है 7 माइनस 3, 7i और माइनस के 3j, फिर प्लस 1/2 है तो हम भी 1/2 लगाएंगे। आगे b लिखा हुआ है तो b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू गिवन है i प्लस 5j, i प्लस 5j, तो i प्लस के 5j, इस तरीके से। अब इनको सोल्व कर लें। जैसे कि ये 3 है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़, ये वैल्यू आप यहाँ पे ना भी लिखेंगे खैर है, क्योंकि ऊपर वाली से ही हम सोल्व कर रहे हैं।
तो इसको ऐसे ही रहने दे सिंपल, मतलब ऐसे कर लें कि ऊपर लिखी हुई थी नीचे अपने वैल्यूज पुट कर दी, ऊपर वाले के साथ भी ऐसे कर लीजिएगा। ऐसे ही है कि जगह भी ज़्यादा नहीं होगी और ज़्यादा वो उसे बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा हमें। अब ये जो 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7 और 3 3 7 21, साथ में आ गया आई माइनस 3 3 9, तो 9 जे हो गया। अब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा देखें, ऊपर वाली वैल्यू सबसे मल्टीप्लाई होगी, 2 वैसे साथ आता रहेगा, 1 आई से मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं डालेगा, तो ये सिंपल 1/2 साथ में आई आ जाएगा, ऐसे ही रहेगा। या फिर आप आई को उसके ऊपर भी लिख सकते हैं 1 की जगह पे, नहीं तो आप अलग भी लिख सकते हैं। उसके बाद 1/2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो देखें ये जो 5 है 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा, और नीचे वाला 2 एज इट इज, साथ में आ जाएगा जे। अब आई वाली और जे वाली आपस में प्लस होंगी और आपस में माइनस भी होंगी। सबसे पहले आई वाली को ना मैं एक दूसरे के करीब लिख देता हूँ क्योंकि अब वैल्यू बटे में है, तो अब जरा प्लस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले एक दूसरे के पास लिख देते ताकि आसान ही रहे हमारे पास। तो आई 21 आई हो गया, यहाँ से ये वाला 1/2 आई आ जाएगा। अब जे वाली हो जाएगी माइनस के 9 जे, और साथ आ गया जी 5/2 जे। अब इनको सोल्व करते हैं, जैसा कि इनके नीचे मतलब एक वैल्यू बटे में आ जाए तो उसका भी एलसीएम लेके इनको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ आपने इन दो को देखना है क्योंकि आई वाली आपस में जमा होगी, एक ही वैल्यू बटे में है, जो उसके बटे में है वही एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 2। अब क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो 2 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा आई। और अब यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल 1 बचेगा। अब 1 आई से मल्टीप्लाई होकर सिंपल मेरे पास आई आ जाएगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब इन दोनों की बारी है, तो प्लस एलसीएम आ गया 2, एलसीएम इधर भी देखें ना 2 ही आएगा तो 2 आ गया। अब 2 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 9 18 हो जाएगा, 18 साथ में आएगा माइनस 18 जे। उसके बाद प्लस, अब 2 2 से कैंसिल तो ऊपर से आ गया 5 जे आ गया। अब इनको प्लस माइनस करते हैं, देखिए 42 आई और ये वाला आई जमा होकर 43 हो जाएंगे, तो 43 आ गया, साथ में क्या आ गया आई आ गया। अब नीचे 2 लिखा हुआ था ना, तो 2 को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे होगा। अब इन दोनों को माइनस करें, 18 में से 5 माइनस हो रहे हैं तो हमारे पास 13 बचेगा, माइनस के 13 बचेगा क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है। अब माइनस के 13 बचेगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस 13 डिवाइड में है 2 तो वो 2 एज इट इज, और साथ में जे भी था तो जे भी आएगा। इस तरीके से इसका आंसर आ गया आपके पास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे, थोड़ा इसको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि एलसीएम वाला बीच में आ गया सीन, लेकिन चीज़ें तो आपको पता है कि कुछ नई चीज़ नहीं थी, ये पुरानी बातें थी जो हमने की हैं। नहीं जी, इसी के साथ आपका ये वाला भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसका पार्ट 3 था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, तो ये इसका 4th पार्ट है। अब b माइनस ए लिखा हुआ है तो पहले b और फिर a की वैल्यूज पुट करेंगे हम। तो b की वैल्यू जो मैं गिवन है वो है जी i प्लस 5j, तो 5j, जी हाँ i प्लस 5j माइनस आगे a है तो a की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 3 7i माइनस के 3j। अब आप देख सकते हैं कि बाहर माइनस मौजूद है, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो अलामतें बदल देगा। ये वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी i प्लस 5j। अब माइनस जाएगा तो अलामतें बदलेगा, तो ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस के 7i, ये माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस के 3j। अब आई वाली आपस में सोल्व हो जाएंगी, देखें माइनस के 7i और ये प्लस के i, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस के 6i आ जाएगा। और जे वाली को देखें दोनों प्लस में है, जे वाली तो जमा हो जाएंगी, 5 और 3 8 हो जाएगा, तो इनको जमा करके 8 आ जाएगा, प्लस 8j आ गया। यही आपका जवाब है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। ये इसका 4th पार्ट था। इसके बाद मूव करते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ।
तो ये इसका पांचवा पार्ट है। इसमें पहले 4b और माइनस के 5 है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो 4 एज इट इज, b की जगह पर आ जाएगा i प्लस 5j, i प्लस 5j आ गया। देन माइनस 5 एज इट इज, a की जगह पर आएगा 7 माइनस 3, 7i माइनस के 3j। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4i से मल्टीप्लाई होकर 4i हो जाएगा, प्लस 4 5 द 20, 20j हो गया। अब इस 5 की बारी है, माइनस 5 7 35, साथ में आ गया i, और देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, और साथ में आ गया j। अब i वाली वैल्यूज को देखें आप, एक ये है और एक ये है। तो 35 में से 4 माइनस हो रहे हैं क्योंकि अलामतें डिफरेंट है। तो 35 में से 4 जाएंगे तो 31 बच जाएगा, 31, तो 31 i आ गया। अब j की बारी है, j वाली एक ये है और एक ये है, दोनों प्लस में है, तो जमा कर देते हैं, 20 और 15 जमा हो गए 35 हो जाएगा, तो 35 j आ गया। इस तरीके से आपके पास इसका भी जवाब आ गया, इसके फिफ्थ पार्ट का। और इसके बाद हम मूव करते हैं इसके लास्ट वाले यानी कि 6 पार्ट की तरफ। इसमें एक चीज देखें, यहाँ पे माइनस के 31 आएगा क्योंकि बड़े वाली माइनस में थी, तो बाकी ठीक है जवाब। तो ये पांचवा पार्ट हो गया। अब मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। तो इसका 6 पार्ट है, इसमें देखें जी 3/2 है सबसे पहले, तो वो एज इट इज रहेगा। ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू यहीं से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ भी वही थी, 7i माइनस 3j, 7i माइनस के 3j, माइनस आगे b है तो b की वैल्यू हमारे पास है i प्लस 5j। अब ये सारी वैल्यू अंदर जाके होगी मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली एज इट इज रहेगी। तो 3 7 21, 21 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास एज इट इज, और साथ में i था तो i भी आ जाएगा। अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 था 9, नीचे आ गया 2, साथ में j है तो j आ जाएगा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के i हो गया, और प्लस माइनस माइनस साथ में आ गया 5j। अब i वाली और j वाली को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि इनको प्लस माइनस करना आसान हो जाए। तो 21 डिवाइडेड बाय 2, ये रही i वाली वैल्यू, और एक ये i माइनस के i, इनको इकट्ठा कर लिया। अब j वाली यहाँ से माइनस के 9/2j, और यहाँ से माइनस के 5j, इनको इकट्ठा कर लिया हमने। अब पहले i वाली को सोल्व करेंगे, तो ज़ाहिर है बटे में है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, एक ही वैल्यू बटे में हो तो वही एलसीएम आ जाता है, तो एलसीएम आ गया 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया 21, साथ में आ गया i, तो 21 i आ गया। अब इस i के साथ तो कुछ है ही नहीं इसके नीचे, तो 2 डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2i से मल्टीप्लाई हो गया माइनस के 2i हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पे, अब प्लस लगा लें आप, और ताकि ये माइनस में भी है ना तो कोई फर्क ना पड़े। यहाँ पे भी एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो गए तो माइनस के 9j आ जाएगा। उसके बाद इसकी बारी है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 द 10, तो 10j आ जाएगा। फर्दर आप देख लें कि ये लिखा हुआ है 21i माइनस के 2i, तो 21 में से 2 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 19। अब डिवाइड में 2 लिखा हुआ तो आप भी 2 लिख लें। अब i है साथ में तो साथ में आप i भी लिख लें इस तरीके से। अब यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस दोनों के साथ हो तो मतलब करना जमा या अलामत माइनस रहेगी, तो 10 और 9 मिलके हो जाएंगे 19, माइनस के 19 डिवाइड में 2 है तो 2 रहेगा, और साथ में j है तो j आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस के 19 है और बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस 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 ही रहेगा आपके पास। इस तरीके से आपके पास इसका भी जवाब आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 1 आप सारा समझ चुके होंगे, कहीं पर इशू आए तो आप ज़रूर बताइएगा। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कहता है इफ़ अगर a b और c 3 वैल्यूज दे दी हैं,
देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो आपने इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो पहले हमें वेक्टर मालूम करना पड़ेगा और फिर हम उसकी मैग्नीट्यूड की तरफ जाएंगे। तो पहले तो वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो b माइनस सी, तो b की जगह पर वैल्यू आ जाएगी b की, वो है i प्लस 5j, माइनस सी की जगह पर आ जाएगी सी की वैल्यू 3i प्लस 5j। अब ये जो माइनस है अंदर जाके बदलेगा अलामते, तो i एज इट इज प्लस के 5j भी एज इट इज। ये अंदर जाके हो जाएगा माइनस के 3i, ये अंदर जाके हो जाएगा माइनस के 5j। अब i वाली आपस में सोल्व हो जाएंगी, ये भी आई है, ये भी आई वाली वैल्यू है। तो -3 में से एक +1 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा आई। और जे वाली देखें -5j -5j, ये तो दोनों ही आपस में कैंसिल हो गई। तो सिंपल मैं इसे यूं लिख सकता हूँ +0j बच गया, कुछ भी नहीं है ना बचा, तो उसकी जगह पे मैं 0 लिख सकता हूँ कि 0 वेक्टर बच गया, नल वेक्टर भी जिसे हम कहते हैं। तो ये मेरे पास आ गया b माइनस सी। अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो मैग्नीट्यूड की तरफ आते हैं। तो मैग्नीट्यूड का बेसिकली जो तरीकेकार ये होता है, जिसकी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होती है, पहले आप उसे एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते हैं इस तरीके से। अब मैग्नीट्यूड का मैं फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला ये होता है कि आपने x वाली का भी स्केयर ले लेना होता है प्लस y वाली का भी स्केयर ले लेना होता है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। सबसे पहली बात x वाली वैल्यू होती है जो i के साथ है, तो वो है -2, तो -2 का स्केयर आ गया, प्लस y वाली वैल्यू हमारे पास जो j के साथ है वो क्या होगी 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है और 2 का स्केयर हो जाएगा 4, प्लस 0 का स्केयर 0 ही रहेगा, तो वो खत्म होगा, उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या लिख देते हैं 4 ही लिख देते हैं, और 4 का अंडर रूट हमारे पास होता है 2। तो इस तरीके से आपने अपनी मैग्नीट्यूड कर लिया है कैलकुलेट। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। ये था इसका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का। अब मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है इसका, इसमें है जी a -2b और +c, इन तीनों की वैल्यूज लिख लेते हैं और ये वेक्टर जब आ जाएगा फिर हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो पहली बात करते हैं a की वैल्यू हमें दी हुई है 6 -j, तो a की जगह पे आ गया 6i माइनस के j माइनस के 2, और फिर b है, b की जगह पर आ जाएगा i प्लस 5j, i प्लस के 5 और j आ गया। देन प्लस c की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 3i प्लस 5j, 3i प्लस 5j, 3i प्लस के 5j आ गया। अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा 6i माइनस के j एज इट इज। अब ये जो -2 है ये जब अंदर जाएगा तो अलामतें बदल देगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 2i प्लस माइनस -2 5 10, साथ में आ जाएगा j। अब यहाँ पे इसके बाद प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल एज इट इज आ जाएगा 3i और देन प्लस के 5j आ गया। अब जो i वाली वैल्यूज है ना, पहले हम उनको सोल्व करेंगे, बाद में j वाली करेंगे। तो i वाली एक ये वैल्यू है हमारे पास, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो देखिए 6 में से 2 को माइनस किया तो 4 बचा। अब 4 जमा 3 कितना हो गया 7 हो गया, तो टोटल मेरे पास 7i बच गया, प्लस के 7i। अब j की बारी है, j एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो देखिए -j और माइनस के 10j दोनों माइनस के है तो जमा होके 11 हो जाएगा, लेकिन माइनस के 11j हो गया। और आगे +5 है, अलामत बदल गई तो फिर माइनस करूंगा, तो 11 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास 6 बच जाएगा, लेकिन माइनस का 6 बचेगा क्योंकि बड़े वाली माइनस में थी। अब ये सिंपल प्लस माइनस था, तो उम्मीद करता हूँ इस लेवल पे तो आप ये इजीली कर पाएंगे। तो माइनस के 6j आ गया। अब ये मैग्नीट्यूड आ गई है, बल्कि ये वेक्टर आया। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। किसकी करनी है, इस पूरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, a माइनस के 2b और प्लस c की। मैग्नीट्यूड के लिए पहले हम सीधी लाइनों में से लिखेंगे, और मैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
वैल्यूज लिख देते हैं। x की बात करें तो i वाली वैल्यू है वो है 7, 7 का स्क्वायर आ गया, प्लस y होता है j वाली वैल्यू वो है माइनस की 6 का स्क्वायर। अब 7 का जो स्क्वायर है वो होता है 49, 7 के स्क्वायर की जगह पे 49 आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब इन दोनों को आप जमा कर लें तो जमा करके मेरे पास आएगा 85। 85 का कोई अंडर रूट नहीं होता, तो लिहाजा यही हमारा जवाब है, इतना ही हमारा जवाब होगा। तो यहाँ तक इसका ये पार्ट 2 भी हो गया। इसके बाद मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। अब इसमें भी हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है उन्होंने c माइनस बी माइनस ए। अब पहले c है, c की वैल्यू है हमारे पास 3i प्लस के 5j, तो ये आ गया c की जगह पे। आगे माइनस है तो माइनस b की जगह पर आ जाएगा हमारे पास i प्लस के 5j, तो ये b की जगह पर आ गया। फिर माइनस, आगे a है, a की जगह पर आएगा 6 माइनस j, तो 6i माइनस के j। अब चूंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं हम। ये तो एज इट इज रहेगी 3i प्लस के 5j। ये क्यों एज इट इज रहेगी? क्योंकि इसके आगे प्लस है तो प्लस कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन इनके आगे माइनस है तो माइनस अंदर जाके अलामत बदल देगा, तो माइनस के i हो गया और माइनस के 5j हो जाएगा। अब ये भी माइनस जाएगा तो माइनस के 6i हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके प्लस j हो जाएगा। अब i वाली और j वाली को आपस में प्लस माइनस कर लें। देखिए ये 3i है, ये माइनस की i है, तो 3 में से एक गए तो 2i बच गया। आगे फिर माइनस के 6 है तो 2 माइनस 6 तो माइनस 4 बच जाएगा, तो माइनस के 4 साथ में आ गया i। अब j वाले की बारी है, ये 3 है j वाली, तो ये प्लस वाला ये तो माइनस वाला, ये तो सीधा सीधा आपस में कट गए ना, ये तो कट गए। सिंपल एक मेरे पास बच गया j, हम लिख देंगे प्लस j हमारे पास बच गया। अब हमें इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो इसको पहले मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, c माइनस बी और माइनस a। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो इसे सीधी लाइनों में लगा के लिखेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू है i के साथ है -4, तो x की जगह पे आ जाएगा -4, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y की जगह पर 1 आएगा, क्योंकि j के साथ 1 है तो लिहाजा y की जगह पे 1 आ गया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए माइनस का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा प्लस, और 4 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 16, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को जमा करेंगे तो 17 आ जाएगा आपके पास। यही आपका आंसर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी होगा, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी कहीं पे इशू आए तो आप ज़रूर कमेंट किया करें। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि आपने हर एक इक्वेशन में से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट है इसका। सबसे पहले तो आप देखेंगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर आ गया प्लस, तो आप ब्रैकेट ओपन करके से लिख दें। तो मैं इसको यूं लिखूंगा, x साथ में आ गया i प्लस y साथ में आ गया j। अब इसकी भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस के 2i और प्लस के 3j इज इक्वल है जी 7i और प्लस के 6j। अब आप देखेंगे जैसा कि दोनों i वाली जो वैल्यूज हैं, बल्कि आप यूं करें, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x y वाली वैल्यूज को यहीं पे रहने दिया करें, बाकी सारी दूसरी तरफ ले जाए, वहां जाके वो प्लस माइनस हो के जरा सोल्व हो जाएंगी। यहाँ पे आ गया मेरे पास x i, इसको भी इधर ही रहने दे, और ये जो y j है इसको भी यहीं पर ही रहने दे, बाकी जो वैल्यूज है उनको उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। इज इक्वल में पहले जो दूसरी तरफ पहले से लिखा हुआ है वो आप लिख लें, 7i प्लस के 6j, ये तो पहले से था ना इधर। अब इधर से हम क्या ला रहे हैं, ये 2i, ये प्लस था, इधर आके हो गया माइनस के 2i। उसके बाद यहाँ पर मौजूद है
3j, तो ये प्लस का था, इधर आके माइनस का 3j हो गया। अब इनको आपस में प्लस माइनस करें तो आई वाली वैल्यूज आपस में होंगी, तो 7i माइनस 2i, तो 7 में से 2 को माइनस किया तो 5 बच गया, 5i आ गया। अब j वाली है तो j 6 माइनस 3 करेंगे तो प्लस के 3j आ जाएगा। प्लस इसलिए क्योंकि बड़ी के साथ प्लस है। इस तरीके से आपके पास ये यहाँ पे बच गया xi प्लस के yj। अब देखें ये दोनों आपस में बराबर है ना, बराबर ये तभी हो सकते हैं जब जो i वाला जो कंपोनेंट है i के बराबर आ जाएगा, j वाला कंपोनेंट j के बराबर आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, y के सॉरी 5 के, और y किसके बराबर आ जाएगा 3 के। तो i वाली i के बराबर और j वाली j के बराबर होगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइडों को कंपेयर करने से जो x है हमारे पास वो किसके बराबर आ जाएगा 5 के, और जो y है वो हमारे पास बराबर आ जाएगा 3 के। इस तरीके से आपने दोनों की वैल्यूज कर ली फाइंड। तो उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। इसी के साथ ये इसका पार्ट 1 था। इसके बाद मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। ले जी, इसका ये पार्ट 2 आ गया। अब इसमें यूं है कि ब्रैकेट्स को पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास xi माइनस के 5j, और ये प्लस है, प्लस कोई फर्क नहीं डालेगा अलामतों पे, तो ऐसे ही आ जाएगा 3i प्लस के 5j इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया माइनस के 8i और प्लस के yj। अब आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ x वाली वैल्यू ये मौजूद है और y की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप इन दोनों को इक्वल की एक तरफ इकट्ठा कर ले और बाकी सारी दूसरी तरफ ले जाएं। तो यहाँ पे जो है xi, मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, ये y वाली वैल्यू की भी उठा के इधर ले आता हूँ, तो माइनस के yj हो जाएगा इज इक्वल टू, बाकी सारी उठा के इधर ले आते हैं, माइनस के 8i तो पहले से था ना इधर इक्वल के इधर। अब ये सारी वैल्यूज को उठा के मैं 1 बाय 1 इधर ले आऊंगा, तो अलामतें बदलेंगी। सबसे पहले ये माइनस का 5 था, इधर आके प्लस का 5j हो गया। उसके बाद ये प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का 3i हो गया। और ये प्लस j था, प्लस 5j था, इधर आके माइनस के 5j हो गया। फर्दर आप देखेंगे आई वाली वैल्यूज आपस में सॉल्व होंगी, तो माइनस के 8i माइनस के 3i, तो दोनों के साथ माइनस करेंगे जमा, अलामत माइनस रहेगी, तो 8 और 3 जमा होकर 11 हो जाएंगे, माइनस के 11 साथ में आ गया i। अब जे वाली में देखें प्लस का 5 माइनस का 5, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 साथ में आ जाएगा j। अब यहाँ पे है हमारे पास xi और माइनस के yj हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करें आप, कंपेयर करके आप x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, तो लिख दिया कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब कंपेयर करते हैं तो i वाली वैल्यू i के साथ कंपेयर होगी, तो x किसके बराबर आ गया फिर 11 के, माइनस 11 के, तो x इज इक्वल टू माइनस के 11। इसी तरीके से j वाली वैल्यू j से कंपेयर होगी, तो देखिए यहाँ पे अगर माइनस हो साथ में तो वो भी आएगा, तो माइनस के y किसके बराबर आ जाएगा 0 के, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस यहाँ से उठा के मैं 0 के साथ लगा दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 के साथ माइनस लगाना जरूरी भी नहीं होता, तो सिंपल y किसके बराबर आ गया 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस के 11। इस तरीके से आपके पास x की भी वैल्यू आ गई और यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। तो इसी के साथ इसका पार्ट 2 भी हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो ये इसका पार्ट 3 है। इसमें भी पहले तो हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो y i एज इट इज प्लस के 3j भी एज इट इज। यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस 5i प्लस के 2xj इज इक्वल टू 9i प्लस के 7j हो गया। अब आप यहाँ पे देखें तो वही काम करेंगे, x और y वाली एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी सारी दूसरी तरफ साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास y आ गया, और ये वाली रही x वाली वैल्यू, तो 2xj आ गया। इनको तो रहने देते हैं यहीं पर, बाकी सारी उठा के ले जाते हैं दूसरी तरफ। पहले दूसरी तरफ जो पहले से लिखी है ना वो लिख लें, वो है 9i प्लस 7j। अब कौन सी रह गई थी यहाँ से, ये वाली 3j वाली, तो ये प्लस थी, इधर आगे होगी माइनस के 3j,
उसी के साथ ये माइनस के 5 भी इधर नहीं लिखा ना हमने, तो मतलब ये भी उधर लेके जानी है, तो ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 जे हो गया। ये तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा, वाई आई प्लस के 2 एक्स और जे, इनको हम करेंगे प्लस माइनस। तो सबसे पहले आई वाली वैल्यूज देखें, तो 9 माइनस 3 तो बचेगा 6i, और जे वाली में देखें 7 और 5 दोनों ही प्लस क्या जमा हो रहे हैं, तो जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, प्लस के 12 जे आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं हम। यहाँ थोड़ी करेक्शन कर लें, बेसिकली वाई 5 के साथ ना आई था, तो इधर आ गई ये आई ही होगा ना, जे लिख दिया था हमने, तो यहाँ पे आएगा आई। अब आई वाली वैल्यूज को आपस में आप सोल्व करें तो कुछ यूं होगा, 9 आई और प्लस के 5 आई दोनों जमा होंगे तो 14 आई हो जाएगा, 14 आई हो गया। उसके बाद अब जे वाली को देखें, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा, प्लस 4 जे आ जाएगा। अब आप दोनों को कंपेयर कर लें, तो कंपेयर करने के बाद आई वाली आई के बराबर आएगी, तो वाई बराबर आ जाएगा 14 के, सिंपल। और एक्स वाली एक्स के बराबर आएगी, यहाँ पे आ जाए हमारे पास 2x, मतलब जे वाली जे के बराबर आएगी ना, जे के आगे 2x है तो 2x, यहाँ पे जे के आगे 4 है तो 4 हो जाएगा। अब इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो सिंपल मेरे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे, कहीं पे इशू आए तो आप ज़रूर पूछें। इसी के साथ इसका पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन भी सारे का सारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ए वाला वेक्टर और सी वाला वेक्टर मौजूद है, तो फिर आपने बी वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं कि बी के गिर्द उसने सीधी लाइनें लगाई हैं, तो मतलब बी की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। अब बी वाला वेक्टर दिया नहीं है, लेकिन उसने आपको एक रिलेशन दे दिया हुआ ये वाला, इसको इस्तेमाल करते हुए हम पहले बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बी की मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे। तो जो रिलेशन उन्होंने दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, वो ये वाला है। अब इसमें ए बी सी यानी कि ए और सी की वैल्यूज मौजूद हैं, वो लिख देते हैं। तो ए की जगह पर आ जाएगा आई प्लस 3 जे, तो ए की जगह पर आ गया जी आई प्लस 3 जे। आगे हमारे पास है प्लस के 2 बी, अब बी की तो कोई वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू हमारे पास है वो है 2i प्लस के जे, इस तरीके से। तो सी की वैल्यू लिख ली हमने। अच्छा, इसके गिर्द ब्रैकेट चले लगा लें, अच्छी बात है, क्लियर रहता है कि ये एक ही जगह पे लिखा। अब मैं इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देता हूँ, तो आई प्लस 3 जे प्लस के 2 बी इज इक्वल टू, ये भी एज इट इज, प्लस जे। मैं इन सब को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले आता हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ बी की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो इसको यहीं रहने दे, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2b एज इट इज इक्वल टू 2i प्लस जे। ये पहले से इधर लिखा हुआ था तो ये तो एज इट इज रहेगा। अभी इनको उठा के लाना, तो ये प्लस का आई था, इधर आके माइनस का आई हो गया, और ये प्लस का 3 जे था, इधर आके माइनस का 3 जे हो गया। अब आई वाली को आई में से सोल्व कर लेंगे हम, 2b इज इक्वल टू, अब देखिए 2i माइनस आई, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक सिंपल आई बचेगा ना, दो में से एक निकल गया तो एक बच गया। अब j प्लस क्या है और 3j माइनस क्या है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से एक गया तो 2 बच गया, 2 साथ में आ गया j। अब माइनस का 2 आएगा क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस थी। अब ये जो 2 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो b इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 1/2, साथ में आ जाएगा i माइनस ये 2 इसके साथ भी डिवाइड होगा 2 के साथ, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आ जाए, तो b इज इक्वल टू, इसको तो फिलहाल कुछ कर नहीं सकते थे, तो 1/2 आई एज इट इज। यहाँ पे देखिए 2 की 2 से कटिंग होगी तो माइनस सिंपल j बच जाएगा, 1 बचता है, 1 लिखना जरूरी नहीं है, सिंपल हम j लिख लेते हैं। अब हमें ये वेक्टर b आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए थी, इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए थी, तो अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं इस तरीके से कि b की मैग्नीट्यूड कैसे आएगी। मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आपने x का भी स्केयर लेना होता है और फिर y का भी स्केयर लेना होता है।
एक्स वाली वैल्यू का मतलब होता है जो आई के साथ है और वाई का मतलब होता है जो जे के साथ है। अब इनको लिख लेते हैं। तो x के साथ हमारे पास क्या है, x के साथ है, देखें x मतलब आई के साथ है 1/2, तो x की जगह पर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस वाई जे वाली वैल्यू है उसके साथ 1 है। अब खाली 1 नहीं लिखेंगे आप, आगे माइनस है तो माइनस भी आएगा, तो y की जगह पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 नहीं रहेगा। अब हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बटे में वैल्यूज आ जाए तो फिर एलसीएम से सोल्व होती हैं। तो एलसीएम जो बटे के नीचे है वही एलसीएम आ जाएगा, वो है 4 से कैंसिल तो 1 बचा, प्लस अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 दा 4 हो गया। अब 4 + 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ऊपर आ गया 5 नीचे आ गया 4। ये हम फाइंड कर रहे हैं बी की मैग्नीट्यूड। फर्दर आप देखें कि 5 का जो अंडर रूट है वो हमारे पास नहीं होता, तो सिंपल 5 अंडर रूट एज इट इज रहेगा, लेकिन 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 4 का अंडर रूट ले लेंगे, वो आ जाएगा 2। इस तरीके से जो बी की मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर रहे थे वो आपने कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये था हमारे पास 4, 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें उसने आपको ए की बी की वैल्यूज दे दी हैं, आगे वो कहता है फाइंड दी वेक्टर कंपोनेंट्स, क्या आपने इस वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो सिंपल आपने इस वेक्टर को फाइंड करना है, कंपोनेंट्स का मतलब वही है कि आई और जे वाले कंपोनेंट्स। तो करते हैं जी काम शुरू। सबसे पहले जो उन्होंने हमें दिया हुआ है वेक्टर जिसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं वो हमने लिख लिया। इसमें मैं ए और बी की वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो ए हमारे पास है -2i +7j, ये की वैल्यू आ गई। आगे +5 है तो हम भी +5 लगाएंगे, फिर आगे b लिखा हुआ है तो b की वैल्यू आ जाएगी 3i और -5j। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -2i आ जाएगा +7j आ जाएगा। अब 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 15, साथ में आ गया i। अब 5 5 से मल्टीप्लाई हो गया -25j हो जाएगा। अब आई वाली वैल्यूज को आपस में सोल्व कर लें आप, तो 15 और 2 इनको माइनस करेंगे क्योंकि अलामतें डिफरेंट है, तो 15 में से 2 हो जाएंगे तो 13 बचेगा, 13 आई। और जे वाली देखें 25 माइनस क्या और 7 जमा क्या, तो इनको भी माइनस करना पड़ेगा। 25 में से 7 को माइनस करेंगे तो 18 बच जाएगा, -18 जे आ जाएगा। इस तरीके से आपके इस वेक्टर के कंपोनेंट्स आ गए। यही आपका जवाब है, बहुत सिंपल सा है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इसके शुरू वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है कि इफ, अगर ये सारा एक्सप्रेशन दे दिया हुआ उसने, वो आगे कहता है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n, आपने m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है मैं उसे लिख लेता हूँ, वो हमने लिख लिया। अब बारी है इनको सॉल्व करने की। तो सबसे पहले इस साइड पे तो जो है इसको फिलहाल ऐसे रहने दे, 5i -3j। इस साइड पे देखें कि ये जो m है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो mi से मल्टीप्लाई होगा mi हो जाएगा mi। m आगे -10 से मल्टीप्लाई होगा तो -10m हो जाएगा, तो -10, ये m मल्टीप्लाई होकर साथ में आ जाएगा -10m, साथ में ये j भी था तो j भी एज इट इज रहेगा। अब बारी है इस n की, n अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4n, साथ में आ जाएगा i, और n आगे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3n और साथ में आ जाएगा j। ठीक है, अब आप यूं कर लें कि इस साइड पे जो n i वाली वैल्यूज है और जो j वाली वैल्यूज है उनको आप इकट्ठा कर लें। तो i वाली वैल्यू यहाँ पे mi है और यहाँ पर है प्लस के 4ni, j वाली इकट्ठी कर ले -10mj, और यहाँ पर है जी -3nj। ये j वाली यहाँ पे तो जो था फिलहाल उनका कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेंगी क्योंकि अभी कुछ कर भी नहीं सकते इनका। अब यहाँ पर देखें
इनमें से मैं आई कॉमन ले लेता हूँ, तो आई को मैं कॉमन लूंगा, इस साइड पे लिख लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, तो आई कॉमन निकल गया, बच गया m प्लस आई कॉमन चला गया तो 4n बच गया। सेम काम मैं इन दोनों के साथ भी करूंगा, तो j कॉमन लूंगा, j कॉमन लेने के बाद बचेगा माइनस के 10m, माइनस j कॉमन ले लिया तो बच गया 3n। अब जो j कॉमन लिया उसको मैं साइड पे लिख देता हूँ यहाँ पे। शुरू में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर हम जो ये वेक्टर्स है इनको साइड पे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड पहले लिखते हैं, तो इसलिए मैं इनको बाद में लिख रहा हूँ। तो 5i माइनस के 3j। चलें अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो i वाली i से कंपेयर होगी और j वाली को हम j से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद फिर क्या होगा, i वाली i के बराबर हो जाएगी। तो ये जो 5 है, यानी कि ये यहाँ पे है हमारे पास m प्लस 4n, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, और j वाली j के बराबर होगी। j में लिखा हुआ है माइनस के 10m माइनस के 3n, ये किसके बराबर हो जाएगा, j वाली यहाँ पे थी -3 के, तो -3j के बराबर हो जाएगा। j नहीं लिखेंगे, सिर्फ उस j की वैल्यू -3 आ जाएगी। इनको नाम दे देते हैं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब यहाँ पे हम एक काम यूं कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में से m की या n की किसी की भी वैल्यू निकाल के उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो वहां से हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 1, कि मैं अब इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करूंगा। अब मैं करूंगा क्या, यहाँ से m की वैल्यू निकालता हूँ, m को यहीं पे रहने दे, ये 4n है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस के 4n हो जाएगा। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें आप। अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो 1 से निकाल के किस में लिखना है, आपने 2 में पुट कर देना है। तो आप लिखें जी पुट इन 2, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में अब हम लिखेंगे, जहां पे m आ जाएगा वहां पे ये लिख देंगे। तो -10 m आ गया, m की जगह पर m की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस के 4n आ गया। आगे था माइनस के 3n, तो वो भी एज इट इज, और लास्ट में माइनस के 3 है तो वो भी एज इट इज। अब इनको सोल्व करें, -10 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40, 10 को 4 से करेंगे तो 40, साथ में n आ जाएगा, माइनस के 3n और यहाँ पे -3 हो गया। अब आप देखें कि ये माइनस के 50 था ना, इधर आके ही हो जाएगा प्लस का 50, तो -3 प्लस 50 हो गया। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा, 37n आ गया। इनको माइनस करेंगे तो 47 बच जाएगा और यहाँ पे है जी 37n। n की वैल्यू सिर्फ चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय 37। तो इस तरीके से आपने n की तो वैल्यू निकाल ली। अब बारी है m की वैल्यू निकालने की। उसका आसान तरीका है, आप इसी n की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी m की। ये थी ना इक्वेशन नंबर 3, इसमें n की वैल्यू अब आ चुकी है। अच्छा, आप जिसमें मर्जी लिख लें, जरूरी नहीं है कि आपने इसी में लिखना, आप जहां मर्जी लिख सकते हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, n की जगह पे n की वैल्यू लिखते हैं, इसे सोल्व करते हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ पुट इन 3। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में लिखेंगे। वो है क्या थी इक्वेशन नंबर 3, m बराबर है 5, m बराबर है 5 माइनस 4n, माइनस के 4 n है, n की जगह पर n की वैल्यू आ जाएगी 47 डिवाइडेड बाय 37। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं हम। 5 तो फिलहाल ऐसे रहेगा, माइनस ये जो 4 है ये 47 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा जी 188 और डिवाइड में हमारे पास है 37। अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो थोड़ी जगह की कमी की वजह से मैं इसको मजीद थोड़ा साइड पे कर देता हूँ और इसके आगे ही मैं इसका एलसीएम भी लूंगा। अब एलसीएम में क्या आएगा कि जो भी बटे के नीचे है वही आपका एलसीएम आ जाएगा। बटे के नीचे 37, तो 37 एज इट इज। अब देखिए 5 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो ये एलसीएम जो है 37 डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी 185। अब 37 37 से कैंसिल, तो माइनस के 1
88 आ गया। अब इन दोनों को आप माइनस कर लें, तो आप इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े वाली वैल्यू माइनस में है, तो -3 आ गया। नीचे लिखा हुआ है 37, तो 37 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास m की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आपने m की भी वैल्यू निकाल ली, ऊपर आपने n की भी वैल्यू निकाली थी। कहीं पर भी इशू आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और ये सारी की सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो जैसा कि शुरू में कहा था कि हम इसकी थ्योरी को भी देखेंगे, तो अब इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, थ्योरी को देखते हैं फिर उसकी मार्किंग करते हैं। तो थ्योरी का पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर्स को जमा करना। तो पहला जी ट्राइएंगल लॉ। वैसे ये ट्राइएंगल लॉ बिल्कुल वही है जो आपका हेड टू टेल रूल हुआ करता था। तो बेसिकली हेड टू टेल रूल ही आपने यूज करना है। उसमें हम क्या करते हैं, ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, आपने पहले की टेल को लास्ट वाले के हेड से मिला देना है। अब रिजल्टेंट आता कैसे, दोनों को जमा करके। तो सेम काम ये उसने ये किया हुआ, तो ये u था, ये v था, तो ये रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, u प्लस v, इस तरीके से। तो उन्होंने भी यही वही काम किया हुआ, तो इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, इसका ये ट्राइएंगल लॉ है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आप मतलब जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप अपनी वर्डिंग में लिख दें तो बात बन जाएगी पूरी की पूरी। तो देखिए उन्होंने भी नीचे वही चीज़ लिखी हुई है कि ए बी, जैसे कि ए से लेकर बी तक ये वाला वेक्टर हो गया, फिर बी सी, ये बी से सी तक ये वाला वेक्टर हो गया। तो किसके बराबर होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के। रिजल्टेंट क्या है, ए से लेकर सी तक, तो ये सारा बराबर होगा इसी के। बाद में उनकी जगह पे उन वेक्टर्स के जो हमने नाम रखे हैं वो लिख दिए, जैसे कि इसको u कह दिया तो u आ गया, इसको v कह दिया तो v कह दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, a c, तो वो u प्लस v के बराबर होगा। सेम चीजें। अब आते हैं हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ की। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, मान लें कि आपके पास एक वेक्टर है इस तरीके से, एक ये है और एक वेक्टर आपके पास ये है। अब इन दोनों का आपने रिजल्टेंट निकालना। तो रिजल्टेंट का तरीकेकार क्या होगा कि मान लें कि आपके पास ये एक साइड है, आपके पास एक पैरेललोग्राम की और एक ये साइड है। आपने क्या करना है, बिल्कुल जैसे कि जितनी लेंथ इसकी थी और जिस डायरेक्शन में ये बना, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में यहाँ पर आपने एक और एरो लगा लेना है। और जितनी लेंथ का ये नीचे वाला एरो था उतनी लेंथ का आपने एक और एरो बना लेना है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसका रिजल्टेंट ड्रा करना है। कैसे होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीधी लाइन। तो बेसिकली ये जो बनी है आपके पास, क्या बनी थी, पैरेललोग्राम बनी थी। इसको तो मैं नीट कर लूँ, तो ये एक पैरेललोग्राम होगी। आपने क्या करना था, बेसिकली इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना था। तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका एक डायगोनल ड्रा करेंगे। ये जो डायगोनल आप ड्रा कर रहे हैं यही क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब इस डायगोनल की वैल्यू कैसे आएगी, डायगोनल की वैल्यू सेम वैसे आएगी जैसे ऊपर हम निकालते थे हेड टू टेल रूल की मदद से। आप इन दो वेक्टर्स का निकाला ना रिजल्टेंट, तो इन्हीं दो को जमा करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हमने इसको नाम दे देते हैं, इसी यही वाले नाम यूज करते हैं। इसको हमने ए कह दिया, इसे हम सी कह दिया, ये डी था और ये बी था। अब रिजल्टेंट कैसे आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायगोनल मेरे पास क्या है, ए से डी, यही हमारा रिजल्टेंट है। तो ए डी किसके बराबर आ जाएगा, इन दो वेक्टर्स के। ए से लेके बी तक ये आ गया और ए से लेकर सी तक ये वाला वेक्टर्स आ गया। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट ही आएगा। बाद में इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज लिख देंगे। जैसे ए बी को यू कहा हुआ है हमने, ए से बी को यू कहा, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, यू आ जाएगा। और ए से सी को हमने वी कहा हुआ है तो इसकी जगह पे वी आ जाएगा। तो ये होती है पैरेललोग्राम। मतलब कि अगर दो वेक्टर इस तरीके से हैं कि दोनों की टेल जुड़ी हुई है, तो आप इन्हीं की मदद से एक पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। उसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल बेसिकली आपको क्या बता देता है, रिजल्टेंट बता देता है। यही वो बात समझाना चाह रहा है इस लॉ के अंदर। तो ये भी आपने सारा कर लेना, बहुत सिंपल सी बात है, तो ये भी आप खुद करेंगे सारा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स को माइनस करना। तो जो हमने क्वेश्चंस किए उसके अंदर हमने काफी वेक्टर्स को प्लस माइनस करना सीखा, तो बहुत आसान काम है दो वेक्टर्स को माइनस करना। आप क्या करते हैं, आई में से आई वाले को माइनस कर देते हैं, जे में से जे वाले को माइनस कर देते हैं। आगे आता है वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ टू नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल कोप्लेनर वेक्टर्स। मतलब ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर्स
जो कि पैरेलल भी नहीं है और नॉन कोलिनियर है, एक लाइन में भी नहीं है। तो ऐसे वेक्टर्स को आप किस तरीके से, मतलब कोप्लानर तो है तो एक ही प्लेन के अंदर, लेकिन नॉन जीरो है, जीरो भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है एक दूसरे के। पैरेलल का मतलब होता है कि अगर एक की डायरेक्शन ये है दूसरी की डायरेक्शन ये है, इस तरीके से ये पैरेलल होते हैं। लेकिन पैरेलल ना हो तो फिर आप उन वेक्टर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसा कि आपके बुक में बनाया गया, एक ये वाला वेक्टर है और एक ये वाला वेक्टर है। क्लियर? और ये जो था ये क्या हो गया, इनका आप कह लेंगे रिजल्टेंट है। अब ये वेक्टर जो है इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? ये बेसिकली रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट बाकी दोनों के बराबर को जमा करने से आता है। अब बाकी दो कैसे जमा करेंगे? सबसे पहले हम डायगोनल ड्रा करेंगे, जैसे हमने ऊपर बात की थी। अब डायगोनल के लिए क्या करूंगा मैं कि यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रा करूंगा। अब देखिए यहाँ पे तो खाली सा ना, मेरा तो वेक्टर पहले ही खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से खुद से थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये इसके साथ मिलके एक पैरेललोग्राम बन जाए। सेम वही काम यहाँ करेंगे कि यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इसको मिल जाएगा। हो सकता है कि ये भी छोटा हो तो भी इसको भी हमें एक्सटेंड करना पड़ता। अब ये बन गई पैरेललोग्राम। अब रिजल्टेंट कैसे आएगा? इन दोनों वेक्टर्स को जमा करके। अब पहला वेक्टर जो था पैरेललोग्राम तो यहाँ तक है ना, मतलब पैरेललोग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे टच कर रही है। अब मुझे रिजल्टेंट में क्या करना है, अपने इस पूरे वेक्टर को जमा करना है। ये पूरा कैसे बनेगा? यहाँ तक तो ए है, आगे वाली तो खाली जगह है। मतलब अगर ए को मैं किसी नंबर, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा दूं जिससे मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी लेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। आज जानते हैं कि किसी वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करवाया जाता है, मान लें कि 3a मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो पहले अगर ये a था तो 3a में उसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो सेम वही चीज है कि अगर a को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दूं ताकि इसकी लेंथ क्या हो जाए, यहाँ तक पहुंच जाए, तो उस नंबर को हम m कह देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा वेक्टर जो है यहाँ तक पहुंच के क्या बन जाएगा, ma बन जाएगा। सेम वही काम यहाँ पर है कि इस पूरे वेक्टर की लेंथ अब ज्यादा हो गई है। तो कम करने के लिए मैं इसे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ जिसको मल्टीप्लाई कराने के बाद लेंथ कम हो जाए। मतलब वो नंबर फ्रैक्शन में भी तो हो सकता है ना, बटे में। तो मैं बटे में इसको मल्टीप्लाई करा दूं किसी से कि वो डिवाइड हो गए, इसको मजीद कम कर दे। तो फिलहाल हम उस नंबर को जनरल नंबर कुछ भी कह देते हैं, एन कह देता हूँ। तो मैं बी को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, एन को, बी को मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने एन के साथ। कोई ऐसा नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई कराने के बाद इसकी लेंथ यहाँ तक रह जाएगी। तो फिर इस पैरेललोग्राम का जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा, एम ए प्लस एन बी। ठीक है, तो यही बात उन्होंने लिखी हुई है कि रिजल्टेंट कैसे आएगा, एम ए प्लस एन बी, इस तरीके से। नेक्स्ट ये बातें कुछ आप पढ़ लीजिएगा और बस ठीक है, इतना ही कुछ था और कुछ खास था नहीं। तो बस अपनी एक्सरसाइज हमने कर ली। और कहीं पे इशू आए आप ज़रूर कमेंट करें, ना आए तब भी कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।